किसी भी देश की आर्थिक सेहत का पता कैसे चलता है? हम रोज खबरों में जीडीपी, नेशनल इनकम जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं, पर इनका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? और क्या जीडीपी ही पूरी कहानी है? हाँ, यही सवाल है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। हम जीडीपी से शुरू करेंगे, जो सबसे जाना पहचाना शब्द है, और परत दर परत ये समझेंगे कि भारत की असली आधिकारिक राष्ट्रीय आय तक का सफर कैसे तय होता है। और इस चर्चा के लिए हमारे पास एक बड़ा मजेदार विजुअल गाइड है। इसे खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाया गया है, तो इसका मकसद ही इन उलझे हुए आर्थिक कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाना है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस गाइड की मदद से हम इन सारे आइडियाज को एकदम साफ कर दें। मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये आंकड़े बनते कैसे हैं और ये बताते क्या हैं। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। जी, तो सबसे बुनियादी सवाल, ये राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम आखिर है क्या भला, और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? देखिए, सीधी भाषा में अगर कहें तो राष्ट्रीय आय का मतलब है एक साल के अंदर, मतलब एक वित्तीय वर्ष में। 1 अप्रैल से 31 मार्च, हाँ, बिल्कुल। उस एक साल के दौरान किसी देश में जितनी भी अंतिम चीजें और सेवाएं बनी, उनकी कुल कीमत। और ये अंतिम शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि हम दोहरी गिनती से बच सकें। जैसे अगर हम आटे और उससे बनी ब्रेड दोनों की कीमत जोड़ लेंगे तो गलत होगा। अच्छा, हाँ, तो हम सिर्फ ब्रेड की कीमत गिनते हैं क्योंकि आटे की कीमत उसमें पहले से शामिल है। ठीक है, परिभाषा तो समझ में आई, पर इसे मापने के लिए इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इतने सारे अर्थशास्त्री मतलब क्यों लगे हुए हैं? इसका फायदा क्या है? इसके कई बहुत ही ठोस फायदे हैं। सबसे पहले तो यही आंकड़ा बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या घट रही है, लोगों का जीवन स्तर कैसा है। दूसरा, सरकार जब बजट बनाती है तो उसे इसी से अंदाजा लगता है कि टैक्स से कितनी कमाई हो सकती है और कहाँ कितना खर्च करना है। और मुझे लगता है कि इसी से हम अपनी तुलना दूसरे देशों से भी कर पाते हैं। वो जो भारत चीन की रेस वाली बहसें होती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हमें दुनिया के नक्शे पर हमारी आर्थिक हैसियत बताता है। और एक बहुत जरूरी बात जो सीधे राज्यों पर असर डालती है। वो क्या? वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन इसी आय के आधार पर तय करता है कि केंद्र के टैक्स के खजाने में से किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा। ओह, तो ये राज्यों के विकास के लिए बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। तो ये सिर्फ एक किताबी आंकड़ा नहीं है, इसके असली नतीजे हैं। अच्छा, हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का एक खास मतलब है। हम कई शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर आधिकारिक तौर पर नेशनल इनकम क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है। भारत में आधिकारिक राष्ट्रीय आय कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को माना जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जी। और ये सारा मुश्किल काम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ करता है। चलिए, तो इस सफर को शुरू करते हैं, और शुरुआत सबसे मशहूर शब्द से करते हैं, जीडीपी। सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा में एक शब्द सबसे अहम है, घरेलू यानी डोमेस्टिक। डोमेस्टिक, इसका मतलब है एक साल में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। 1 मिनट, भौगोलिक सीमाओं के अंदर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विदेशी कंपनी, मान लीजिए कोई जापानी कार कंपनी, भारत में फैक्ट्री लगाकर कार्य बेच रही है, तो उससे होने वाला फायदा हमारी जीडीपी में जुड़ेगा? एकदम सही, भले वो मुनाफा वापस जापान ले जाए। बिल्कुल, क्योंकि उत्पादन भारत की जमीन पर हो रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का मालिक कौन है। जैसा कि हमारे गाइड में कहा गया है, जीडीपी का फोकस है मेड इन इंडिया पर। ये तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर कोई भारतीय डॉक्टर अमेरिका में काम करके पैसा कमा रहा है, तो वो हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। नहीं होगा? क्योंकि वो भारत की सीमा के बाहर है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या हमारे अपने नागरिकों की कमाई का कोई हिसाब नहीं है? आपने बहुत सही सवाल उठाया, और यही सवाल हमें जीडीपी से अगले पड़ाव पर ले जाता है। और वो क्या है? वो है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा, तो ये उस कमी को पूरा करता है? हाँ, जीएनपी का फोकस भूगोल पर नहीं बल्कि देश के नागरिकों पर है। नागरिकों पर? जी, ये एक देश के नागरिकों द्वारा एक साल में उत्पादित कुल मूल्य है, चाहे वो उत्पादन दुनिया के किसी भी कोने में किया गया हो। तो इसका फोकस है मेड बाय इंडियंस। तो इसका कोई फॉर्मूला होगा? हम जीडीपी के आंकड़े में ऐसा क्या जोड़ें या घटाएं कि हमें ये नागरिकों वाली आय मिल जाए? इसका एक सीधा सा समीकरण है,
जीएनपी बराबर है जीडीपी जमा एनएफआईए। NFIA, ये एक और नया शब्द आ गया। घबराइए नहीं, ये आसान है। एनएफआईए का मतलब है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ओके। हम बस दो चीजों का हिसाब करते हैं। एक, भारतीयों ने दुनिया भर से कितना कमाया। दो, विदेशियों ने भारत से कितना कमाया। पहली रकम में से दूसरी को घटा देते हैं, जो बचता है वही एनएफआईए है। ठीक है, तो ये मेड बाय इंडियंस वाली बात समझ आई। लेकिन क्या ये NFIA भारत के लिए पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? असल में इसका असर क्या होता है? ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए एनएफआईए ज्यादातर नेगेटिव ही रहा है। मतलब ये कि जितनी कमाई भारतीय नागरिक विदेशों से करते हैं, उससे ज्यादा कमाई विदेशी नागरिक और कंपनियां भारत से कर ली जाती हैं। इसलिए भारत का जीएनपी आमतौर पर उसके जीडीपी से थोड़ा कम होता है। अच्छा, ये एक जरूरी बात पता चली। अब एक और सवाल दिमाग में आ रहा है। उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी मशीनें, फैक्ट्रियां, कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। ये सब समय के साथ घिसते भी तो हैं, पुराने होते हैं। टूट फूट होती है, बिल्कुल। हाँ, तो क्या इस घिसावट का भी कोई हिसाब होता है? बिल्कुल होता है, और ये बहुत जरूरी हिसाब है। इसे अर्थशास्त्र में मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन। जी, ये ठीक वैसा ही है जैसे हम कोई नया फोन खरीदते हैं और 1 साल बाद उसकी कीमत आधी रह जाती है। अब इसी को पूरे देश के ट्रैक्टर, कंप्यूटर और फैक्ट्रियों के लिए सोचिए। ये एक तरह से देश की मशीनों के रख रखाव की लागत है। तो हमारे स्रोत में एक मजेदार फॉर्मूला है। सकल यानी ग्रॉस माइनस गंदगी यानी डेप्रिसिएशन बराबर है शुद्ध यानी नेट। हाँ, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रॉस आंकड़ा एक तरह से बाहरी चमक दमक है और नेट आंकड़ा उसकी असली घिसावट के बाद की तस्वीर दिखाता है? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। ग्रॉस हमें कुल उत्पादन बताता है, लेकिन नेट हमें ये बताता है कि उस उत्पादन को हासिल करने में हमारी कितनी पूंजी खर्च हो गई या घिस गई। और इसी से दो नए आंकड़े बनते हैं। एनडीपी जो होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, और एनएनपी जो होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो एनएनपी हमें एक ज्यादा साफ तस्वीर देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने घरेलू से राष्ट्रीय और सकल से शुद्ध तक का सफर समझ लिया। पर एक पहेली अब भी बाकी है, कीमतों की पहेली। हाँ। जब कोई बिस्कुट फैक्ट्री में बनता है तो उसकी लागत मान लीजिए 8 रुपए होती है, पर हम दुकान पर उसके लिए 10 रुपए देते हैं। ये बीच का 2 रुपए कहाँ से आता है? ये इस पहेली का आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा है। यहाँ दो तरह की कीमतें होती हैं। पहली है फैक्टर कॉस्ट, एफसी। फैक्टर कॉस्ट? इसे हम फैक्ट्री प्राइस कह सकते हैं। ये उत्पादन की असली लागत है, जिसमें जमीन का किराया, मजदूर की तनख्वाह सब जुड़ा होता है। और दूसरी कीमत हुई मार्केट प्राइस, एमपी, यानी बाजार की कीमत जो हम चुकाते हैं। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच में आती है सरकार। जब बिस्कुट फैक्ट्री से निकलता है तो सरकार उस पर जीएसटी जैसा कोई अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। हाँ, और कभी-कभी सरकार सब्सिडी भी तो देती है, जैसे गैस सिलेंडर पर, जिससे कीमत कम हो जाती है। एकदम सही। तो फॉर्मूला बन जाता है मार्केट प्राइस बराबर है फैक्टर कॉस्ट जमा अप्रत्यक्ष कर, और उसमें से सब्सिडी घटा दीजिए। अच्छा, सरकार का यही दखल फैक्ट्री की कीमत और बाजार की कीमत में फर्क पैदा करता है। तो अब सारे टुकड़े जुड़ गए हैं। अब हम उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। अब भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय आय, उस तक पहुंचने का पूरा रास्ता क्या है? चलिए अब शिखर पर पहुंचते हैं। जैसा हमने कहा था, वो मंजिल है NNP@FC। NNP@FC। जी, हम शुरू करते हैं सबसे आम आंकड़े GDP@MP से, यानी बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। हमें बाजार की कीमत से फैक्ट्री की कीमत पर आना है। तो हम इसमें से अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं और सब्सिडी जोड़ते हैं। बिल्कुल। अब हमें मिला GDP@FC। दूसरा कदम, अब हमें घरेलू से राष्ट्रीय पर जाना है। तो हम इसमें NFIA जोड़ते हैं। अब हम पहुंचे GNP@FC पर। और आखिरी कदम, अब हमें सकल से शुद्ध पर जाना है। तो हम इसमें से डिप्रिसिएशन यानी टूट फूट की लागत घटा देते हैं। और हमें मिल गया NNP@FC। वाह भाई, ये पूरी प्रक्रिया अब पानी की तरह साफ है। लेकिन ये सब तो कागज पर है। असल दुनिया में इतने बड़े देश का ये हजारों करोड़ों का हिसाब होता कैसे है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार हर दुकान पर जाकर पूछती है कि कितना सामान बिका? नहीं, ऐसा करना तो नामुमकिन है। इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने 3 मुख्य तरीके बनाए हैं। पहला है उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड। उत्पाद विधि। इसमें हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर,
खेती, इंडस्ट्री, सर्विस में कुल कितने मूल्य का सामान और सेवाएं बनी। इसमें मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडेड का ध्यान रखा जाता है, ताकि दोहरी गलती ना हो, जैसे वो आटे और ब्रेड वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए किसान ने 10 रुपए का गेहूं बेचा, मिल वाले ने उसे पीसकर 15 रुपए का आटा बनाया और बेकरी वाले ने 25 रुपए की ब्रेड। अगर हम 10, 15 और 25 तीनों को जोड़ दें तो 50 रुपए हो जाएगा, जो गलत है। तो सही तरीका क्या है? मूल्यवर्धित विधि में हम हर स्टेज पर सिर्फ बढ़ी हुई कीमत जोड़ते हैं। गेहूं का 10 रुपए, फिर आटे में जुड़े अतिरिक्त 5 रुपए और फिर ब्रेड में जुड़े अतिरिक्त 10 रुपए। तो कुल मिलाकर 25 रुपए। जी, जो कि अंतिम उत्पाद की सही कीमत है। ठीक है, ये तो हुआ उत्पादन के नजरिए से। और दूसरे तरीके? दूसरा है आय विधि, इनकम मेथड। ये देखता है कि उत्पादन से जो पैसा बना वो लोगों में कैसे बंटा। मतलब कितनी रकम किराए में गई, कितनी मजदूरी में, कितना ब्याज मिला और कितना मुनाफा हुआ। इसका फॉर्मूला है किराया प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस मुनाफा। और तीसरा है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, जो दुनिया में सबसे आम है। ये देखता है कि देश में कुल खर्च कितना हुआ। खर्च? हाँ, इसमें 4 चीजें जुड़ती हैं। हम और आप जैसे लोगों का निजी खर्च, कंपनियों का निवेश, सरकार का खर्च और शुद्ध निर्यात। इसका मशहूर फॉर्मूला है C+I + G + X - M। और सिद्धांत में तो तीनों तरीकों से जवाब एक ही आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि किसी एक का खर्च किसी दूसरे की आय होता है। ये सिद्धांत में तो ठीक लगता है, पर मुझे यकीन है कि भारत जैसे विशाल और जटिल देश में इसे मापना किसी सिरदर्द से कम नहीं होगा। क्या असली चुनौतियां आती हैं? आप बिल्कुल सही है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी है काला धन, ब्लैक मनी। हाँ, वो सारी कमाई जिस पर टैक्स नहीं दिया गया या जो गैर कानूनी है, वो इन आंकड़ों में कभी नहीं आ पाती। कुछ अनुमान कहते हैं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे हमारा आधिकारिक जीडीपी असलियत से कहीं कम दिखता है। हाँ, और दूसरी बड़ी चुनौती है गैर मौद्रिक क्षेत्र, नॉट मोनेटाइज्ड सेक्टर। गांव देहात की अर्थव्यवस्था। जी, आज भी कई ग्रामीण इलाकों में लोग अनाज के बदले कोई सेवा ले लेते हैं। इस तरह के लेन देन की कोई कीमत तय करना और उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ना लगभग नामुमकिन है। और एक चीज जो मुझे हमेशा से खटकती रही है, घर पे जो महिलाएं काम करती हैं, खाना बनाना, बच्चों को पालना, घर संभालना, उनका काम तो किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव है। बिल्कुल, पर उसे तो कहीं गिना ही नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है, जिसे देखभाल अर्थव्यवस्था, केयर इकोनॉमी कहते हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि अगर आप अपने बच्चे की देखभाल के लिए किसी को पैसे देकर रखते हैं तो वो जीडीपी में जुड़ता है। लेकिन अगर एक माँ या पिता वही काम खुद करें तो अर्थव्यवस्था की नजर में उस काम का मूल्य शून्य है। अगर इस बिना भुगतान वाले काम का मूल्य आंका जाए तो ये कई देशों की जीडीपी को कई गुना बढ़ा सकता है और समाज में महिलाओं के योगदान को एक नई पहचान दे सकता है। सही बात। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब कुछ और दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। एक शब्द है ग्रीन जीडीपी। जी, ये क्या है? ये एक बहुत प्रगतिशील विचार है। ये कहता है कि हमें सिर्फ उत्पादन नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि उस उत्पादन ने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया। अच्छा, तो ग्रीन जीडीपी बराबर है सामान्य जीडीपी माइनस पर्यावरण को हुआ नुकसान। इससे हमें विकास की असली कीमत पता चलती है। और एक शब्द है जो अक्सर बिजनेस न्यूज में सुनाई देता है, ICOR। ICOR यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये हमारी अर्थव्यवस्था की कुशलता को मापता है। कुशलता कैसे? ये बताता है कि 1 रुपए का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए हमें कितने रुपए का अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा। ICOR जितना कम हो उतना अच्छा। और भारत का कैसा है? भारत का ICOR ज्यादा माना जाता है, जिसका मतलब है कि हम जितना पैसा लगाते हैं हमें उतना आउटपुट नहीं मिल पाता। एक और शब्द है आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट। मैंने अक्सर सुना है कि अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़ी, पर फिर कोई कहता है कि ये सिर्फ आधार प्रभाव है। इसका क्या मतलब है? ये एक तरह का सांख्यिकीय धोखा है। मान लीजिए पिछले साल सूखे की वजह से खेती का उत्पादन सिर्फ 50 यूनिट था। इस साल अच्छी बारिश हुई और उत्पादन 75 यूनिट हो गया। तो ये तो 50% की ग्रोथ हुई। कागज पर ये 50% की जबरदस्त ग्रोथ दिखेगी, लेकिन ये ग्रोथ इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि पिछले साल का स्तर बहुत ही कम था। इसी को आधार प्रभाव कहते हैं। अच्छा, तो आंकड़ों को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है।
जाते जाते क्या कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं जो हमें जानने चाहिए? भारत में ये सब मापने की शुरुआत किसने की? बिल्कुल। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की पहली कोशिश दादा भाई नौरोजी ने की थी। उनका अनुमान था 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय। 20 रुपए? हाँ, और पहला वैज्ञानिक तरीके से अनुमान डॉक्टर VKRV राव ने दिया था। और आजादी के बाद जो पहली राष्ट्रीय आय समिति बनी, उसके अध्यक्ष महान सांख्यिकीविद PC महालनोबिस थे। और ये जानना भी दिलचस्प होगा कि क्या चीजें राष्ट्रीय आय में नहीं गिनी जाती। हाँ, इसमें 2 मुख्य चीजें हैं। एक, हस्तांतरण भुगतान जैसे स्कॉलरशिप या बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि इनके बदले में कोई उत्पादन नहीं हो रहा। ठीक है। और दूसरा, पुरानी चीजों की बिक्री, जैसे कोई पुरानी कार, क्योंकि उसकी कीमत तभी जोड़ ली गई थी जब वो पहली बार बिकी थी। शानदार। तो आज हमने जीडीपी की पहली सीढ़ी से शुरू करके भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय आय यानी NNP/FC तक की पूरी चढ़ाई की। हमने घरेलू और राष्ट्रीय, सकल और शुद्ध, और फैक्ट्री और बाजार की कीमत के फर्क को समझा। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब जब आर्थिक सर्वे की खबरें आएंगी तो वो सिर्फ आंकड़े नहीं लगेंगे, उनके पीछे की कहानी समझ आएगी कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है। बिल्कुल। और आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने केयर इकोनॉमी की बात की, यानी वो घरेलू काम जिसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं गिना जाता। जरा सोचिए, अगर कोई देश इस विशाल अदृश्य योगदान को सही ढंग से मापने और अपनी राष्ट्रीय आय में शामिल करने का कोई तरीका खोज ले, तो इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? क्या इससे समाज में महिलाओं के काम को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।